दिल्ली की रातें अक्सर अपने भीतर सत्ता, सियासत और कई अनकहे राज समेटे रहती हैं। लेकिन साल 1995 की एक रात ने जो राज उगला, उसने पूरे देश की रूह को कंपा कर रख दिया। ये कहानी महज एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता के गुरूर, बेइंतहा शक और एक ऐसे खौफनाक अंजाम की जिसकी कल्पना किसी बुरे सपने में भी नहीं की जा सकती। ये दास्तां है तंदूर कांड की, जिसने भारत के आपराधिक इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे पढ़ना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी की शुरुआत 1990 के दशक की दिल्ली से होती है। ये वह दौर था जब दिल्ली की राजनीति में कई नए चेहरे अपनी जगह बना रहे थे। इन्हीं चेहरों में से एक था सुशील शर्मा। सुशील उस वक्त राजनीतिक सीढ़ियां बेहद तेजी से चढ़ रहा था और दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका था। सत्ता की हनक और रसूख उसके सिर चढ़कर बोलता था। इसी राजनीतिक सफर के दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से हुई। नैना एक बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, महत्वाकांक्षी और होनहार महिला थी जो दिल्ली यूथ कांग्रेस के गर्ल्स विंग की महासचिव रह चुकी थी। सियासत के इसी गलियारे में दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनके बीच प्रेम पनपने लगा। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन यह शादी एक आम शादी नहीं थी। सुशील की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसे लगता था कि अगर उसकी शादी की बात सार्वजनिक हो गई तो इससे उसका राजनीतिक करियर और उसकी इमेज खराब हो सकती है। इसलिए उसने नैना को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। नैना, जो कभी एक स्वतंत्र और बेबाक महिला हुआ करती थी, अब सुशील के गोल मार्केट स्थित मंदिर मार्ग वाले फ्लैट की चारदीवारी में कैद होकर रह गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही इस रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो गई। सुशील के भीतर का शक और पजेसिवनेस एक बीमारी का रूप लेने लगा था। उसे नैना के चरित्र पर हमेशा शक रहता था। नैना पहले अपने एक सहकर्मी और दोस्त मतलूब करीम के करीब रही थी और सुशील को लगता था कि नैना आज भी मतलूब से मिलती है। इस शक के चलते सुशील ने नैना पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। वह नौकरों के जरिए नैना की जासूसी करवाता और बात बात पर उससे झगड़ा करता। नैना के लिए यह रिश्ता अब एक घुटन बन चुका था। सत्ता के नशे में चूर सुशील का बर्ताव दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा था। इस मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना से टूट चुकी नैना ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वह सुशील को छोड़ देगी। उसने मतलूब करीम से संपर्क किया और उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया बसने की योजना बनाने लगी ताकि वह इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद हो सके। लेकिन नैना इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसका यह कदम उसे आजादी की ओर नहीं, बल्कि एक खौफनाक मौत की ओर ले जा रहा था। तारीख थी 2 जुलाई 1995। दिन का उजाला ढल चुका था और दिल्ली में रात गहरा रही थी। सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग वाले फ्लैट पर पहुंचा। जैसे ही उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, उसकी नजर नैना पर पड़ी। नैना फोन पर किसी से बहुत गहरी बातचीत कर रही थी। अचानक सुशील को सामने खड़ा देखकर नैना बुरी तरह घबरा गई और उसने हड़बड़ाहट में फोन काट दिया। नैना के चेहरे की वह घबराहट सुशील के लिए एक चिंगारी का काम कर गई। उसके दिमाग में पल रहा शक अब यकीन के एक खतरनाक ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका था। सुशील तेजी से आगे बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रेडियल बटन दबा दिया। फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने सुशील के दिमाग की सारी नसें फाड़ दी। वह आवाज मतलूब करीम की थी। बस उसी पल सुशील के सिर पर खून सवार हो गया। उसका राजनीतिक रुतबा, इंसानियत और पति होने का एहसास, सब कुछ एक खौफनाक गुस्से में जलकर खाक हो गया। गुस्से में पागल सुशील ने अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी आर्मिनस रिवॉल्वर निकाली और बिना एक पल सोचे समझे नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। कमरे में गोलियों की गूंज और बारूद की गंध फैल गई। पहली और दूसरी गोली नैना के सिर और गर्दन के आर पार निकल गई, जबकि तीसरी गोली दीवार पर लगे एयर कंडीशनर में जा धंसी। महज चंद सेकंड के भीतर नैना का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उस फ्लैट का फर्श नैना के खून से लाल हो गया। नैना के सारे सपने, उसकी आजादी की चाहत और उसकी जिंदगी, सब कुछ उसी पल खत्म हो गया। लेकिन कहानी का सबसे विभत्स हिस्सा तो कत्ल के बाद शुरू हुआ। अपनी पत्नी को गोलियों से भूनने के बाद सुशील के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसका शातिर राजनीतिक दिमाग अब एक क्रूर और पेशेवर अपराधी की तरह काम करने लगा था। उसे किसी भी कीमत पर उस लाश को ठिकाने लगाना था ताकि उसका राजनीतिक करियर बच सके। उसने नैना की लाश को एक भारी काली पॉलिथीन में लपेटा और घसीटते हुए अपनी मारुति कार तक ले गया। लाश को कार की डिक्की में ठूंसने के बाद वह रात के सन्नाटे में दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास स्थित अशोक यात्री निवास का बगिया बारबेक्यू रेस्तरां। ये वही रेस्तरां था जिसका सुशील सह मालिक था। वहां पहुंचकर उसने अपने एक बेहद वफादार और पुराने कर्मचारी केशव कुमार को जगाया। सुशील और केशव ने मिलकर उस रात जो किया, वह मानवीय कल्पना की सारी हदें पार कर गया।
सबूतों को हमेशा के लिए राख में तब्दील करने के इरादे से उन्होंने रेस्तरां के बड़े से तंदूर को दहकाया। लाश बहुत बड़ी थी और तंदूर छोटा, इसलिए उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नैना की लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उस दहकते हुए तंदूर में झोंक दिया। लाश जल्दी और पूरी तरह से जल जाए, इसके लिए उन्होंने तंदूर में भारी मात्रा में मक्खन भी डाल दिया। जब इंसानी मांस और हड्डियां तंदूर की तेज आंच में जलने लगी तो रेस्तरां की चिमनी से एक बहुत ही असामान्य, घना और बदबूदार धुआं उठने लगा। ये धुआं इतना ज्यादा था कि इसने बाहर सड़क से गुजर रहे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसी वक्त दिल्ली पुलिस के एक सतर्क कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू वहां गश्त लगा रहे थे। उन्होंने भी इस भयंकर धुएं और बदबू को महसूस किया। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते कांस्टेबल कुंजू रेस्तरां की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। जब उन्होंने केशव कुमार से इस धुएं के बारे में पूछा तो केशव ने घबराहट में पसीना पसीना होते हुए झूठ बोला कि वे पुरानी कांग्रेस के फटे हुए बैनर और पोस्टर चला रहे हैं। लेकिन कुंजू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी नजर तंदूर के पास पड़ी एक खून से सनी काली पॉलीथीन पर गई। इसके बाद जब पुलिसकर्मियों ने तंदूर के ढक्कन को हटाया तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। तंदूर के अंदर एक औरत की लाश जल रही थी जिसके अंग अलग अलग हो चुके थे और आंतें बाहर आ चुकी थी। ये कोई बैनर नहीं बल्कि एक इंसान की जलती हुई चिता थी। भंडाफोड़ होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और इसी का फायदा उठाकर मास्टरमाइंड सुशील शर्मा वहां से भागने में कामयाब हो गया। अगले दिन जब यह खबर अखबारों और टीवी की सुर्खियों में आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। सत्ताधारी पार्टी का एक युवा नेता अपनी ही पत्नी का कातिल निकला और उसने लाश को तंदूर में भून दिया। पुलिस ने सुशील शर्मा को पकड़ने के लिए पूरे देश में जाल बिछा दिया। सुशील भेष बदल बदल कर जयपुर, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु तक भागता रहा। वह हर जगह पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस का दबाव इतना ज्यादा था कि आखिरकार 10 जुलाई 1995 को उसे बेंगलुरु में सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। सुशील की गिरफ्तारी के बाद भारत के न्याय इतिहास की सबसे सनसनीखेज कानूनी लड़ाई शुरू हुई। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। खून से सनी पॉलीथीन, 0.32 बोर की रिवॉल्वर, दीवार में फंसी गोली और सबसे बढ़कर तंदूर से निकाली गई नैना की अजली लाश का डीएनए, जो पूरी तरह से सुशील की दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। साल 2003 में निचली अदालत ने सुशील शर्मा को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने कड़े फैसले में कहा कि सुशील शर्मा जैसे लोग इस समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। एक बेबस महिला को गोलियों से भूनकर उसे तंदूर में जला देना कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह पूरी तरह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, जिसके लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था कि नैना साहनी को आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा और उसके कातिल को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सालों तक चली कानूनी बहस के बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक और विवादित फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि यह हत्या पहले से रची गई कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी। अदालत के मुताबिक यह वारदात आपसी रिश्तों के गहरे तनाव और पति की अत्यधिक पजेसिवनेस के कारण अचानक पैदा हुए गुस्से का नतीजा थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार नैना की लाश को तंदूर में डालने से पहले किसी हथियार से नहीं काटा गया था, बल्कि तंदूर की भयंकर गर्मी और दबाव के कारण लाश के अंग खुद ब खुद अलग होकर बिखर गए थे। अदालत का मानना था कि किसी भी अपराध की केवल क्रूरता ही उसे फांसी का आधार नहीं बना सकती, और क्योंकि सुशील शर्मा का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था, इसलिए उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। समाज के हर तबके में एक गहरी बहस छिड़ गई। लोगों के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि अगर एक रसूखदार पति द्वारा अपनी पत्नी की बेदर्दी से हत्या करना और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे तंदूर में भून देना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो फिर क्रूरता की हद क्या है? क्या सत्ता और सियासत के आगे इंसाफ की परिभाषा बदल जाती है? दिसंबर 2018 में 23 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताने के बाद सुशील शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। सुशील शर्मा आज एक आजाद इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है।
लेकिन नैना साहनी, नैना तो साल 1995 की उसी खौफनाक रात में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं थी, बल्कि ये हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना है, जहाँ प्यार के नाम पर औरतों को पिंजरे में कैद किया जाता है और बगावत करने पर उनकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाता है। तंदूर की वो आग तो दशकों पहले बुझ गई, लेकिन उस आग ने जो भयानक धुआं उगला था, वह आज भी हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे समाज और इंसानियत के ऊपर एक गहरे काले बादल की तरह मंडराता है। ये घटना हमेशा हमें यह सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, अगर वही इंसान एक खूंखार दरिंदा बन जाए तो एक इंसान अपनी जान और इंसाफ की गुहार लेकर आखिर कहाँ जाए। दोस्तों, प्यार, सियासत और दरिंदगी की इस खौफनाक कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था ने नैना साहनी के साथ पूरा इंसाफ किया, या रसूख के आगे कानून के हाथ छोटे पड़ गए? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह क्राइम इन्वेस्टिगेशन और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही सच्ची, अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्द ही एक और अनसुलझे रहस्य और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।